हेलो फ्रेंड्स, मैंने आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे हैं। अगर आप इन्हें कर लेते हो तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, पक्का 100%। ये मैंने ढूंढे हैं। तो पहला जो हमारा है जीवन परिचय, वो 5 नंबर का है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ये वाला। अगर आप कर लेते हो तो आपको बस जाकर लिखना है, बस आपको जाकर बस लिखना है। ये मैं आपको पढ़कर भी सुना दे रहा हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जीवन परिचय। जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद का जन्म सन 1907 ईस्वी बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता जी का नाम ज्योतिषमती था। द्विवेदी जी सर्वोपरि ब्राह्मण थे। इनके बचपन का नाम वेदनाथ द्विवेदी था। 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी के ये महान पुत्र स्वर्ग में लीन हो गए। और उसके बाद इतना लिखने के बाद बस इतना लिखना है, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में ये लिखना होता है जैसे कि इसका जीवन मृत्यु ये सब जो सन लिखने होते हैं वो नहीं लिखना होता है। बस जो मैं पढ़ रहा हूँ बस उतना लिख कर आना। बहुत ही आसान है, आप पढ़ सकते हो। साहित्यिक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की तथा सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलिट की उपाधि प्राप्त की। कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख रहे। उसके बाद इसकी कृतियाँ मैंने लिखी है, मैंने अपने छांट कर लिखा है। बहुत ही और बुकों में लिख रखा है, लेकिन आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा और इससे पढ़ लो तो सही रहेगा। आलोचनात्मक कृतियाँ। पहला हमारा दे रखा है सूरदास, कबीर, साहित्यिक का सहचर और साहित्यिक का मर्म। और निबंध संग्रह कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज, विचार और वितर्क। और इसका उपन्यास दे रखा है वारभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पायो, पूर्णवा, चारुचंद्र लेख। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको 5 नंबर का ये पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो रोककर। और जो मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ वो है हमारा मैथिली सर्वगुप्त। मैथिली सर्वगुप्त ये भी बहुत ही आसान है, आप पढ़ एक बार देखो। जीवन परिचय। मैथिली सर्वगुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचंद्र गुप्त थे। सेठ जी अपने माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसादी द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। गुप्त जी विनम्र, हंसमुख एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। साकेत महाकाव्य पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को माँ भारती का ये महान साधन स्वर्ग में लीन हो गए। बस आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद इसकी रचना लिखना है, इनकी प्रमुख रचनाएं। पहला है हमारा रंग में भंग, फिर दूसरा हमारा है किसान, फिर है तीसरा भारत भर्ती, हिंदू शक्ति। बस आपको इतना लिखना है, 5 नंबर आपको इसमें भी मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारा है तीसरा, वो है हमारा पंचलाइट। मैंने बुक में तो बहुत सारा लिख रखा है, लेकिन ये मैंने अपने आप लिखा है छाट कर, तो आप देख सकते हो। पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी फरीदुर्राद रेणु जी द्वारा लिखित है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो नाम की टोली सब अनपढ़ लोग हैं। उन लोगों ने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं।
उन पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग इकट्ठे हो गए। टोली के सभी लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो गए। सरदार ने इसको जलाने के लिए पूजा पाठ का आयोजन किया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये था कि उनमें से कोई पंचलाइट जलाना नहीं जानता था। लेकिन एक युवक था गोधन, जो पंचलाइट जला सकता था। लेकिन गोधन मुंडरी से प्रेम करता था। तो मुंडरी की माँ गुलरी काकी ने पंचों से शिकायत की, वे मेरे घर के पास से सिनेमा का गाना गाता है, तो इसलिए वे लोग गोधन को भगा देते हैं। तो अब पंचलाइट जलाने के लिए गुलरी काकी ने गोधन को शाम के भोजन के लिए बुलाया। तो जब गोधन पंचलाइट जलाया तो पंचों ने कहा, सात खून तुम्हारा माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट जलाने से लोग भजन और उत्सव मनाने लगे। रेणु जी ने इस कहानी में आंचलिक सजीव चित्र शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। अगर आप इतना ही कर देते हैं तो आपको इसमें भी 5 नंबर मिल जाता है। आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट या लिख सकते हैं। मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट ढूंढे हैं क्वेश्चन, बस आपको जाकर लिखना ही है। और जो अब ये है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार मैंने एक ही में वीडियो बना दिया है, बस आप देख लो। आपको पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, इतना गारंटी है। उसके बाद जो हमारा अनुप्रास अलंकार दे रखा है, अनुप्रास अलंकार दे रखा है, वह अलंकार जिसमें समान वर्ड की बार बार आवर्ती हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इसका जो एग्जाम्पल है, चारू चंद्र की चंचल किठोर खेल रही थी जल थल में। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। और जो ऊपर हेडिंग मैंने लिखा है और इसके बारे में, वो भी बहुत आसान है। जो इसकी स्पष्टीकरण है, इस पंक्ति में चा वर्ड की आवर्ती बार बार हुई है। इस पंक्ति में चा वर्ड की बार बार आवर्ती हुई है, अतः ये अनुप्रास अलंकार है। बस आपको इतना रखना है, 2 नंबर आपके पक्के हैं। आप चाहो तो वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हमारा दूसरा है उपमा अलंकार। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या 2 विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही ज़रूरी है, वो देख लेना आप। एग्जाम्पल है हरिपद कोमल कमल से, और इसका स्पष्टीकरण है, देखो। उपमेय मतलब होता है हरिपद, अपमान मीन्स कमल, वाचक शब्द से, और साधारण धर्म कोमल। आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है हमारा सोठा। सोठा अर्ध सम्माद्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। ये दोहे का उल्टा होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है, राम स्वरूप तुम्हारा बयन आगोचर वृद्धि पर। तो इसमें देखो राम यानी 2 मात्रा है तो हम एस लगाएं, मतलब ऐसे करेंगे। अगर 1 है तो 1 लिखेंगे। इसमें देखो 1 है, इसमें 2 है, रू यानी एस या 1। तो इससे आपको पता चल जाएगा। इसमें लिखा है ना, देखो कि इसके पहले कहाँ लिखा है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा। तो हम गिनते हैं पहले 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
11 11 मात्रा होती है इसके पहले, और यानी पहले और में 11 11 मात्रा और चलो आगे देखते हैं। हासरस। हासरस। हासरस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वह हास हासरस कहलाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है, नाना वाहन नाना वेशा विहंसे विश्व विश्व समाज निज देखा, को मुखडीन विपुल मुख काहू, बिन पढ़ कर को बहु पद बाहू। इसका एग्जाम्पल है। अगर आप इतना कर लेते हो तो इसी में से 6 नंबर का पक्का आएगा। और थोड़ा है वो भी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। एक है हमारा करुड़ रस। करुड़ रस। करुड़ रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुड़ रस की उत्पत्ति होती है। इसका जो एग्जाम्पल है, क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा के मृदु पलकों में कह झलक रहा सुख मेरा, संध्या की धन अलकों में। बस आपको इतना लिखना है, 2 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। बस मैं जितना लिखवा रहा हूँ आप उतना ही करो, आपको पक्का मिलेगा पेपर में। और दोहा है हमारा। दोहा अर्थ समातिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका एग्जाम्पल भी देखो। मेरी भव बाधा हरो राधा नगर सोई, जातन की झाई परे श्यामु हरित दूती होई। इसका जस्ट उल्टा सोठा का होता है। देख लो, आपको दिखा रहा हूँ। इसका जस्ट उल्टा सोठा का होता है। और एक है यमक। यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ है, यमक अलंकार का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कि कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय वाव, पाए बोराय जगवा खाए बोराय। एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। अगर कनक सोना पा जाए तो कोई ज़्यादा ही पागल जैसा हो जाता है। और एक कनक होता है जो शंकर भगवान पे चढ़ता है, उसे एक कनक बोलते हैं। उसे अगर थोड़ा सा भी खा लो तो बोरा जाते हैं। और एक है हमारा श्लेष अलंकार। जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है परंतु उसे 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल देखो। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मनुष्य चूर। इसका स्पष्टीकरण भी देखो, मैंने अलग से लिख रखा है स्पष्टीकरण। ये पानी शब्द 3 अर्थ हैं। मोती का मतलब होता है चमक, मनुष्य यानी इज्जत या सम्मान, चून या आटा यानी जल पानी। और एक है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में अपमान का अवैध रूप से आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय जिसमें तुलना की जाए, अपमान जिसकी तुलना की जाए। एग्जाम्पल है चरण कमल बंदो हरि राय।
और एक है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में अपमान की संभावना की आए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका भी एग्जाम्पल देखो, सोत ओधे पट श्याम सलोन गात मनो नील मणि सेल पर आत्पु प्रभाव। इसका स्पष्टीकरण देखो, यहाँ श्री कृष्ण के प्रथम गात में नीलमाठी झील की कथा तथा पीलू या मैं सुबह की आप धूप की संभावना की गई है। बस मैंने जितना लिखा है आप स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो की, या रोक कर लिख लो कॉपी में। बस आपको इतना करना है, पास होने से कोई रोक नहीं सकता। आप जितना मैं करवा रहा हूँ बस उतना ही देख लो आप बस। और एक हमारा है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। सन 1937 ईस्वी में अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। साहित्यिक परिचय जरूर आता है, आप पेपर में जरूर देखें। साहित्यिक परिचय, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, अन्यायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है। आपको एक एक नंबर का टिक मार्क भी मिल जाता है। कभी कभी पूछते हैं कि कामायनी के बारे में पूछ लेते हैं, वो एक नंबर का टिक मार्क का होता है। प्रसिद्ध रचना इनकी जयशंकर प्रसाद की ही है। और जिसमें छायावाद के प्रवर्तक एवं विशेषताओं को बताया गया है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके प्रमुख विषय हैं। इसकी जो कृतियाँ दे रखी हैं, इनकी प्रमुख कृतियाँ: काव्य कामायनी, आंसू, लहर, झरना, कहानी, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, उपन्यास दे रखा है, कंकाल, तितली, इरावती, आपूर्ण, निबंध, काव्य और कला, चंपू इसका दे रखा है, प्रेम राज। और मैंने जो एक सुभाषित रत्नानी का एक चैप्टर लिख रखा है, मैंने 2 ही लिखा है अभी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो 2023 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, सुभाषित रत्नानी। तो आपको अगर संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो आप बस देख कर जाए, मतलब आप बुक में देखो, पूरा 15 श्लोक दे रखे हैं, उसमें से आपको थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सुभाषित रत्नानी। और जो मैंने इसका ये लिख रखा है, क्या बोलते हैं, संदर्भ लिख रखा है, बहुत ही आसान लिख रखा है। देखो संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। और इसका जो अनुवाद है हिंदी में, बस आप इतना देख लो, आप इसको बस उदित सविता, मतलब थोड़ा बहुत देख लो कि हाँ ये इसका है, और आप नोट बुक में लिख लो, नोटबुक में। बहुत ही आसान मैंने लिखा है। अनुवाद देखो, सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। इस प्रकार संपत्ति और विपत्ति में महापुरुष एक रूप रहते हैं।
बस इतना लिख दोगे आपको 7 नंबर पक्का मिल जाएगा, 7 नंबर पक्का मिल जाएगा। और दूसरा जो है हमारा वो ये है, बस आपको थोड़ा पहचानना है। मान लो संस्कृत नहीं आता है पढ़ने, लेकिन इसकी हिंदी मतलब थोड़ा बहुत पहचान लो, ताकि हाँ मैं लिख सकता हूँ। और इसका जो संदर्भ है वो यही लिखना है। और एक श्लोक जरूर आना है, इसमें ज़रूर आना है सुभाषित रत्न। जब से ये चैप्टर हिंदी में यूपी बोर्ड में आया है, जब से ये एक श्लोक जरूर आया है। तो संदर्भ तो ये लिखना है। उसके बाद जो इसकी अनुवाद है वो मैंने भी बहुत ही आसान से लिखा है, देख सकते हो आप। जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है, जो पति का हित भलाई चाहती है वही पत्नी है, जो आपत्ति दुख और सुख में एक सा व्यवहार करे वही सच्चा मित्र है। इन 3 अच्छे पुत्र, अच्छी पत्नी और सच्चे मित्र को संसार में पुण्यात्मा जन की पाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला। और एक ये वाला जो 2023 में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। उसके बाद मैंने ये सारे लिख रखे हैं, आप देख सकते हो। बस आपको ये याद रखना है। इसका संदर्भ वही है, लिखेंगे अभी। संदर्भ है, बस थोड़ा बहुत आपको नहीं आ रहा है भाषा उसूरी, अगर इसमें देखो सु लग गया तो ये सप्तमी और द्विवचन का है, तो 1 नंबर का ये भी टिक मार्क में आ जाता है। अगर सु ऐसा लिखा है सु और ये वाला सा नहीं आएगा, आपको बता दे रहा हूँ। ये वाला सा नहीं आएगा, या तो ये वाला आएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। या तो ये वाला आएगा या तो ये वाला। तो आप समझ जाना ये सत्वी और द्विवचन का है। तो इसका जो संदर्भ जो रहेगा वो यही रहेगा, संदर्भ तो यही रहेगा। तो मैं संदर्भ एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नाम से उत्तरित हैं। अगर आप इतना लिखते हो तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। और आना ही आना है 100%। अनुवाद लिखेंगे। भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक मधुर उसका काव्य है, उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन है। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो यही है। जो दूसरा नंबर पे आता है हमारा, सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम। तो इस बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये वाला है जो। और इसके बाद लिखने का तरीका है, पहला लिखकर डैश डैश करके और थोड़ा लास्ट का लिख के, उसके बाद इसका जो अनुवाद रहेगा वो वही रहेगा। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। बस आपको इतना लिखना है। 2 नंबर फिर से पक्के हैं। 7 नंबर का जरूर आना है, 7 नंबर का इस चैप्टर से जो इसका। और इसका जो अनुवाद है वो मैंने अगले पेज में कर रखा है, आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देनी चाहिए। बस इतना ही लिखना है आपको। आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट या कॉपी में लिख सकते हो
और तीसरा जो हमारा दे रखा है जल बिंदु निपातेन क्रम से पूर्णते घट। मतलब आप थोड़ा सा याद कर लो पहला लाइन और लिखना यही है। ये लिखने के बाद बस आपको डैश डैश करके लास्ट वाले लिख देना है। उसका जो संदर्भ है, संदर्भ सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पे अनुवाद है लेकिन संदर्भ हमारा यही रहेगा, संदर्भ हमारा यही रहेगा। यहाँ पे गलती से अनुवाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो अनुवाद रहेगा, बूंद बूंद जल गिरने से क्रम से घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं धर्म का धन का हेतु कारण है। जहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। आप सोचोगे एक दिन में ही मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो ये नहीं हो पाएगा। अगर आप धीरे धीरे करते हो, जिस भी काम आप करते हो धीरे धीरे करते हो, अगर 1 रुपये ना हो तो 10 रुपये कैसे होगा, आप समझो। तो समझो मेरी बात थोड़ी, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, वही इसमें लिखा है। उसके बाद जो चौथा है हमारा काव्य शास्त्र विनोदेन, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है और पहला लिखकर डैश डैश करके लास्ट वाले लिख देना। जो इसका जो संदर्भ है वो सेम रहेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी पाठ से अवतरित है। और जो मैंने ये लिख रखा है ब्लैक पेन से, ये ज़रूर लिखें, ये भी ब्लैक पेन से ही लिखे और इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दे इसे। उसके बाद जो इसका अनुवाद है वो है, इसका जो अनुवाद है, बुद्धिमान लोग का समय काव्य एवं शास्त्र की चर्चा के आनंद में व्यतीत होता है तथा मूर्ख लोग का समय बुरे आदतों में, सोने में एवं झगड़ने में व्यतीत होता है। बस इसका जो श्लोक है और अनुवाद ये रहा, संदर्भ ये रहा, आप देख सकते हो। उसके बाद जो 5वें नंबर पे है, ना रोचाए ना, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, संदर्भ वही रहेगा, आप देख सकते हो ना। संदर्भ रहेगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर तो है, ये पक्के ही पक्के हैं, ये लिख लो अभी, 100% आएगा ही आएगा। श्लोक यही वाला लिखे, कई बच्चों को लिखने नहीं आता है, क्या बोलते हैं, दिग्दर्शिका नामक पाठ से अवतरित है, ऐसे लिखते हैं बच्चे। लेकिन उसके बाद जो इसका अनुवाद है ये रहा, इसका 5वें वाले का, इसका अनुवाद इधर दे रखा है। तो इसका अनुवाद दे रखा है, विद्या रूपी धन सभी धनों से प्रधान है, इससे ना तो चोर चुराया सकता है और ना राजा छीन सकता है और ना भाई बांट सकता है और ना तो ये बोझ ही बनता है। ये कहने का तात्पर्य है कि अन्य संपदाओं की भांति विद्या रूपी धन घटने वाली नहीं है, ये धन खर्च किए जाने पर और बढ़ता है। अगर आप किसी को एक क्वेश्चन बताते हो तो आपका वो खर्च नहीं होगा और बढ़ेगा, आपका भी थोड़ा बहुत, अगर आप क्वेश्चन दूसरे को बताते हो तो वो क्वेश्चन आपको भी आएगा और उसको भी आएगा। उसके बाद ये इसमें लिखा है, विद्या बांटने से बढ़ता है ना कि कम होता है, बस इसमें यही लिखा है। और एक है हमारा छठा, बस आपको थोड़ा सा देखकर याद कर लेना है, दिमाग में सेट कर लेना है कि हाँ ये आ रहा है तो इसका ये रहेगा, बस आपको, और आपको जाकर बस लिखना है। तो इसका संदर्भ भी यही रहेगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित
सुभाषित रत्नानी नाम से अवतरित है। ये तो 2 नंबर 100% आना ही आना है, अभी लिख लो सही रहेगा। और अनुवाद जो दे रखा है, अनुवाद पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख वे मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देने चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। और एक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इधर 2 मैंने अलग से भी बना रखे हैं। ये रहा वो जो 2 मैंने अलग से बना रखे हैं, ये मैंने आपको इधर समझा ही दिया है, वीडियो में आप देख लेना। वही ये वाला है, अलग से मैंने 2 बना रखे हैं, वो ये रहा, ये मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला। और उसके बाद 8वें नंबर पे जो आता है विद्या विवादाय, यानी बस आपको सेट कर लेना है। संदर्भ सेम रहेगा, संदर्भ सेम रहेगा। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उत्तरित है। अनुवाद देखो इसका, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मदद के लिए और शक्ति दूसरों की पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए। जो बात यहाँ पे बताया बस जस्ट उसका विपरीत है, बस इसमें यही 8वें श्लोक में यही बता रहा है, आपको सेट कर लेना है कि बस ये लिखना है। उसके बाद 9वां श्लोक है हमारा, 9वां श्लोक है हमारा सहसा विदति, मतलब थोड़ा सा देख लो और लास्ट में लिख, मतलब डैश डैश करके लास्ट का लिख देना है। उसके बाद संदर्भ तो सेम ही है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद जो इसका अनुवाद है, बिना विचारे किए कार्य नहीं करना चाहिए, अज्ञात परम आपत्ति का स्थान है। निश्चय की विचारकार कार्य करने वाले व्यक्ति को गुण की लोभी संपत्तियों लक्ष्मी स्वयं वरण करती है। और जो हमारा 9वां 10वां जो दे रखा है, 11वां देखो आप, ये भी मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया था आपको, इसलिए मैंने अलग से इसको लिख रखा है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ये वाला और एक ये वाला, इसलिए मैंने इन दोनों का अलग वीडियो बनाया है। देखो ये रहा है और एक ये रहा, देखो इसलिए, और ये यही है, देखो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, मैंने अलग वीडियो बनाया है। और देखो ना, बस आपको देख लेना है, पहला अक्षर लिखना है और लास्ट का लिखना है डैश डैश करके, और संदर्भ वही रहेगा। जैसे कि इसमें देखो संदर्भ देखो, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद वही रहेगा जो मैंने अभी बताया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2023 में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी। उसके बाद जो 12वां है, कामान दुख दिवस, थोड़ा सा आप याद कर लो, ये इसका है और लास्ट का लिख देना है, और संदर्भ सेम रहेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर का
100% आना ही आना है ये वाला। संदर्भ का बता रहा हूँ, अगर अनुवाद भी आप कर देते हो तो 5 नंबर पक्के हैं आपके। इसके बाद जो यहाँ पे लिखा है अनुवाद, इसका जो अनुवाद है, विद्वानों ने शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रेयवाणी को ऐसा गाय कहा है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश में वृद्धि करती है और पापों को नष्ट करती है। इसमें यही लिखा है, अगर आप इतना लिख दे तो 7 नंबर आपके पक्के हैं। इसमें जो 13वां है, बस मैंने 12 ही तक किए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक मैंने किया है ये वृक्षारोपण का महत्व, ये आपको मिलेगा 9 नंबर का, ये आपको मिलेगा 9 नंबर का। तो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। वृक्ष हमारे लिए अनेक प्रकार से लाभदायक और गर्मी की तपती दोपहर में वृक्ष की शीतल छाया का सुख तो वृक्ष से प्राप्त हो सकता है। छाया के अलावा वृक्ष से फल फूल जड़ी बूटी, इमारती लकड़ी एवं ईंधन आदि अनेक आवश्यकता सामग्री हमें प्राप्त होती है। वृक्ष से वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिलती है। वनों से मानसून का चक्रण भी संयमित होता है तथा मृदा के क्षरण पर भी रोक लगता है और जल संरक्षण भी संभव होती है। बाढ़ की विभीषिका को रोकने तथा मिट्टी को उर्वर बनाए रखने में वृक्ष का अमूल्य योगदान। वृक्ष के इस व्यापार महत्व को देखते हुए वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर स्कूल तथा कॉलेज में वृक्ष का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हमें भी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और प्राकृतिक सौंदर्य तथा व्यवस्था का उपहार इन वृक्षों से प्राप्त करना चाहिए। अगर आप इतना लिख देते हो, 9 नंबर आपके पक्के हैं। मैंने बहुत ही मेन छांटे हैं, बहुत ही मेन आप वही करें बस। और एक जो है कर्ण का चरित्र चित्रण, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको मिलेगा 5 नंबर का। 5 नंबर का आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूर आपको मिलेगा ये। इसका देखो, बस आपको जाकर लिखना है, ये वाला समझ लो। तो पहला हम लिखेंगे, पहला हेडिंग डालकर उत्कृष्ट चरित्र। कर्ण रश्मि का नायक है। काव्य की संपूर्ण कथा कर्ण के चारों ओर घूमती है। काव्य का नाम कर्ण भी कर्ण को ही नायक सिद्ध करता है। रश्मि रथी का अर्थ है वह मनुष्य जिसका रथ रश्मि अर्थात पूर्ण का हो। इस काव्य में कर्ण का चरित्र ही पूर्णतम है। कर्ण के आगे अन्य किसी पात्र का चरित्र नहीं ठहर पाता। कर्ण के संबंध में कवि के ये सब द्रष्टव्य है। और जो ये वाला लिखना है ब्लैक पेन से ही लिखना है, उसके बाद ये वाला ब्लैक पेन से और नीचे हेडिंग और डाल देना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। और इसका वो लिखेंगे, तन से समर सुर मन से, भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। और जो इसका दूसरा हेडिंग है
दूसरा जो हेडिंग है, साहसी और वीर योद्धा। साहसी और वीर योद्धा। इस खंड काव्य के आरंभ में ही कर्ण हमें एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई देते हैं। शास्त्र विद्या प्रदर्शन के समय वे प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर अर्जुन को ललकारता है तो सब स्तंभ रह जाते हैं। जब इस पर कृपाचार्य कर्ण से उसका जाति गोत्र आदि पूछते हैं तो कर्ण उससे कहता है, पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरी भुज बल से, रवि समान दीप्ति ललाट से और कवच कुंडल से। आपको ये ब्लैक पेन से ही लिखना है और ये भी ब्लैक पेन से लिखना है। बाकी हिंदी जो है ये सब लिखना है नीले पेन से लिखना है। और इसके बाद इसका जो लिखना है ये तो मैंने बता ही दिया। और तीसरा हेडिंग जो हम डालेंगे, सच्चा मित्र। दुर्योधन ने जाति अपमान से कर्ण की रक्षा उसे राजा बनाकर ही तभी से कर्ण दुर्योधन का अभिमन्यु मित्र बन गया। कृष्ण और कुंती के समझाने पर भी वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता और अंत समय तक अपनी मित्रता के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है। उसके बाद जो चौथा हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे हम, सच्चा गुरु भक्त और विनयी। कर्ण गुरु के प्रति परम विनयी और श्रद्धालु है। कीट की जांघ काटकर भीतर घुस जाता है, रक्त की धारा बहने लगता है, पर कर्ण पैर नहीं हिलाता, क्योंकि हिलाने से उसकी जांघ पर सिर रखा सोए गुरु की नींद भंग हो जाती, खुल जाती। आँख खुलने पर वह गुरु को वास्तविकता बता देता है तो वह क्रोधित होकर उसे आश्रम से निकाल देते हैं, परंतु कर्ण अपनी विनय नहीं छोड़ता और जाते समय भी गुरु की चरण धूल लेता है। अगर आप इतना कर लेते हो जितना मैंने बताया है, मैं और कुछ देख रहा हूँ, छूट तो नहीं गया जो मैंने आपको बताया नहीं, देख लेता हूँ। ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया है, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। हाँ, तो मैंने जितना भी बताया है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको फेल होने से तो डरना ही नहीं है। आप 100% पास। जितना मैंने बताया बस उतना कर लो। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और प्लीज़ शेयर करें। 16 फरवरी।